राजेंद्र शर्मा जी, आपका विस्तार न्यूज के विंध्य में पंचायत और विस्तार गौरव सम्मान विंध्य गौरव सम्मान में बहुत बहुत स्वागत है। ये माइक आपका है। विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने एक बार फिर यहाँ विंध्य गौरव सम्मान का आयोजन किया और हम लोगों को बुलाया। धन्यवाद और आभार के साथ साथ हम आपके मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम मेजबानी भी कर रहे हैं, हम सब यहीं के हैं और जब जब रीवा आए और रीवा में आपसे बातचीत ना हो, क्योंकि अभी सरकार से बात हो रही थी, सरकार के लोग थे, उनके विधायक थे, सत्ता पक्ष के लोग थे, तो उनसे भी सवाल जवाब हुआ, माइंस को लेकर हुआ, किसानों को लेकर हुआ। लेकिन जब तक विपक्ष अपनी बात ना कहे और विपक्ष जब तक ये ना कहे कि भाई हम हर चीज से संतुष्ट थोड़ी हो जाएंगे कि सब कुछ हो रहा है, 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। आप लोगों को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक तो सरकार में वापस नहीं आ पा रहे हैं और जब आ रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी बना ले रही है, तो ऐसे में तो एक बहुत लंबा समय निकल गया है और आप तो इंजीनियर हैं, विजनरी व्यक्ति हैं, रीवा को बहुत सारी चीजें दी हैं, पहले भी मैंने आपसे कहा है। अब गुंजाइश आपको लगती है बची भी है या फिर अब छोड़ दिया आप लोगों ने कि ठीक है अब जो चल रहा है चलता रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, गुंजाइश भी है और आगे आने वाला समय भी अच्छा है। ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में शासन में है। बीच में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में बनी थी, जिसको खरीद फरोख्त के जरिए भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों के जरिए उसको गिरा दिया गया। पर कांग्रेस अपनी विचारधारा को लेके आगे बढ़ती रहेगी और हमारा जो देश के हमारे बुद्धिजीवियों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने जिस लोकतंत्र की स्थापना की, जिस संविधान की स्थापना की, उस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा इस देश में चैलेंज है। सरकार आए या ना आए, पर वो संविधान जिसको हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने बनाया, वो लोकतंत्र जिस पे आज भी हमको गर्व होता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जैसा अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 100 वर्ष बाद मिला, काले लोगों को वोट डालने का अधिकार 150 वर्ष बाद मिला, पर हमारा देश एक ऐसा देश था जिसमें पहले दिन से स्त्री, पुरुष, गरीब, अमीर, राजा, रंक सबको एक वोट डालने का अधिकार हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से काम चल रहे हैं, तो हमारे देश कहीं ना कहीं हमारे देश के जो संविधान के प्रावधान हैं, संवैधानिक मूल्य हैं और जो हमारे लोकतंत्र है, उस पर शक और संकट के बादल आ गए। लेकिन राजन जी, लगातार आप लोग ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आप लोग कहते हैं कि देश खतरे में है, लेकिन इस देश के लोग तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाए जा रहे हैं। तीसरा टर्म है, बिहार में देखिए अभी सरकार बन गई, तो जनता को कैसे समझाएंगे? राहुल जी तो गए थे बिहार, एसआईआर के मुद्दे को लेकर उन्होंने पदयात्रा भी बिहार में की, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, लेकिन जनता नहीं समझ पा रही है क्या, या तो फिर समझा नहीं पा रहे हैं? कहीं तो कमी है, नहीं तो फिर जनता फिर कहती है ना कि भाई संविधान खतरे में, देश खतरे में, तो हटाइए भारतीय जनता पार्टी, बैठ जाइए कांग्रेस की सरकार। देखिए, जनता क्या चाह रही है, पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा 400 पार किस तरीके से 240 में बदल गया। तो जनता के तो मंशा भारतीय जनता पार्टी को हटाने की है ही। सवाल इस बात का है कि बिहार चुनाव हो या मध्य प्रदेश के चुनाव हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोक लुभावनी योजनाओं के जरिए वोटों को रुझाया जाता है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है और कहीं ना कहीं जो हमारा ईवीएम है और जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो पूरी शक के घेरे में तो आती है। इसके लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस देश में चुनाव आयुक्त जो अपने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति के लिए 3 लोगों का पैनल हुआ करता था, लीडर अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और एक तीसरे व्यक्ति होते थे सुप्रीम कोर्ट के जज। ऐसा कौन सा संकट आ गया था इलेक्शन कमीशन के साथ कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा के उस जगह पे गृह मंत्री को रख दिया? क्या फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को
इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के पैनल से छेड़छाड़ करने का। और अगर कोई काम भारतीय जनता पार्टी के जैसे लोग कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो कोई काम बिना अर्थ के तो नहीं करते। नहीं तो ये बात भी तो आप लोग नहीं कह पा रहे हैं, दबाव ही नहीं बना पा रहे हैं सरकार पे। अब तो इंडिया अलायंस है ना, मान लीजिए कांग्रेस अकेले नहीं है, पूरा इंडिया अलायंस है, तो इतनी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं इसको लेकर ही इतना दबाव सरकार के ऊपर बना देना चाहिए कि इनको बैकफुट में आना पड़े। देखिए, सरकार पे दबाव कांग्रेस पर्याप्त बना रही है, विपक्ष पर्याप्त बना रहा है। इस बात का उदाहरण इसी से आप देख लीजिए कि एसआईआर में पूरी सरकार जो है वो डिफेंस में आ गई है, पूरा प्रशासनिक तंत्र डिफेंस में आ गया। नहीं तो अगर कांग्रेस ये आवाज एसआईआर पे नहीं उठाती तो क्या होता? आज रीवा विधानसभा में एसआईआर में, बिहार में एसआईआर तो सबसे बड़ा मुद्दा था राजन जी, लेकिन हाँ। बिहार की जनता ने भी एक्सेप्ट नहीं किया उसको ना। सरकार तो बनी गई एनडीए गठबंधन की। खैर, हम लोग रीवा में आते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में बात करेंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। रीवा में आते हैं, रीवा से जो फ्लाइट उड़ने लगी है उसमें बैठना हुआ आपका कि नहीं हुआ एक आध बार? नहीं, अभी नहीं हुआ। क्यों, आप तो दिल्ली बॉम्बे खूब जाते होंगे। देखिए क्या है, दिल्ली की फ्लाइट में रात को 10 बजे पहुंच के दिल्ली मेरे को होटल में सोना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं अपनी ट्रेन से चला जाऊं और सुबह 6 बजे उठ के अपना काम कर लूं। अब मेरे को सोने जाना तो है नहीं दिल्ली में, अननेसेसरी होटल का एक दिन का पैसा नहीं, भी लेकिन लग इस जाएगा। बात को तो स्वीकार करेंगे कि फ्लाइट कनेक्टिविटी रीवा से होना अच्छी बात है। फ्लाइट कनेक्टिविटी होना निश्चित अच्छी बात है, कुछ तो सुविधा बढ़ेगी, इसमें कोई खराबी नहीं है कि अगर कोई सुविधा हमारे क्षेत्र में आती है तो अच्छा ही है, उससे कोई नुकसान नहीं है। विंध्य विकसित हो रहा है, ये एक बड़ा बिंदु है कि विंध्य विकसित हो रहा है। मैं इस पे एक बात आपसे कहूंगा कि मुझे जब भी कोई विकास की बात करता है तो मुझे 60s के वो दिन याद आ जाते हैं जब रीवा में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई, रीवा में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, रीवा में मेडिकल कॉलेज खुला, रीवा में एग्रीकल्चर कॉलेज खुला, और उसके बाद इसी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और सैनिक स्कूल के जो लड़के हैं उन्होंने विंध्य के विकास के लिए बहुत एफर्ट्स किए। जगह जगह आज भी योगदान है उनका। विंध्य में रीवा एक क्लोज सोसाइटी है, ये माइग्रेटेड पॉपुलेशन का स्थान नहीं है, यहाँ ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ऐसी ओरिजिनल पॉपुलेशन के क्षेत्र में हमारे अंदर हमारे ही लोगों का दायित्व है जो रीवा से जुड़े हैं, जिन्होंने रीवा के स्कूल में पढ़ा, जिन्होंने रीवा के कॉलेज में पढ़ा, उनका दायित्व है रीवा का डेवलपमेंट। पर 1960s के बाद अब आप देखिए, आज रीवा के बच्चे पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। आज रीवा का बच्चा रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ना लेके एलन सिटी में एडमिशन ले रहा है, भोपाल के प्राइवेट कॉलेज में। आज रीवा सैनिक स्कूल की दुर्दशा देखिए आप, ये वो सैनिक स्कूल है जिसके दो पास आउट्स आज हमारे डिफेंस फोर्सेस की 2 बड़ी विंग्स आर्मी और नेवी को हेड कर रहे हैं। आज क्यों नहीं ऐसे लोग निकल रहे इस कॉलेज? क्या वजह लगती है आपको, क्या वजह लगती है, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारे कॉलेजेस को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 165 एकड़ जमीन थी, आज 65 एकड़ जमीन बची, 100 एकड़ जमीन खुर्द बुर्द कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकारी जमीनें इनके पास और नहीं थी? क्यों ये किसी कॉलेज के पीछे पड़े हुए? आज इन्हें मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी बनाने की जरूरत पड़ी तो सुपर स्पेशलिटी के लिए इनको गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करनी पड़ी। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास तो अपनी जमीन है ना, क्यों आप विरोध किया? आप लोगों ने विरोध किया? हमने किया, हम तो हाईकोर्ट तक उसमें गए, इंजीनियरिंग कॉलेज के एलुमनाइज ने किया, लोकल हमारे यहाँ के समाज सेवियों ने किया, सारे राजनीतिक दलों ने किया। इस विरोध का भी असर नहीं हो रहा है, फिर भी तो जीत जाते हैं राजेंद्र शुक्ल। देखिए, आपके मित्र राजेंद्र शुक्ल फिर भी जीत जाते हैं, बार बार जीत के आ रहे हैं, लोगों ने एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए, 2 बार से जनता तो उनको हराने के लिए वोट दे ही रही है। 2000 नहीं तो हमारे 50, 55, 57 हजार वोट हमें मिले हैं राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ। राजेंद्र शुक्ला की लाडली बहना भी थी साथ में। राजेंद्र शुक्ला 20 साल से विकास कर रहे हैं, तो फिर लाडली बहना की इनको क्यों जरूरत पड़ती है जब चुनाव लड़ते हैं? तो ये तो चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, इसीलिए तो जीतते हैं। नहीं, अगर ये जीत विकास कर रहे हैं और जनता इनको विकास पुरुष मान रही है
तो फिर इनको लाडली बहना जैसी योजनाओं की क्यों जरूरत है? आप इनको तो मान- अपने विकास की बात करके जीत जाना चाहिए चुनाव। आप मानते हैं विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ल जी को कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं ये बात इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उनके विकास के कामों से कतई सहमत नहीं हूं। आप उनके विकास के काम से? कतई सहमत नहीं हूं। देखिए, रीडेंसिफिकेशन के नाम पर पूरे रीवा की जमीनों को कौड़ियों के नाम पे दे दिया गया। रीडेंसिफिकेशन, यहां बुद्धिजीवी बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इसका अर्थ क्या है। पुनर्घनत्वीकरण, किसी चीज के घनत्व का परिवर्तन करना। घनत्व का परिवर्तन बेहतरी के लिए किया जाता है। मतलब अगर कहीं ज्यादा डेंसिटी है तो उसको कम किया जाता है। आप बताइए, सिरमौर चौराहे में आप एक शासकीय जमीन को पे एक मल्टी स्टोरीड बना देते हैं, अचानक से उस सिरमौर चौराहे का आप क्राउड बढ़ा देते हो, फिर आप एक दूसरा मॉल बना देते हो वहाँ मेडिकल मॉल, वहाँ का आप डेंसिटी बढ़ा रहे हो, कंजेशन बढ़ा रहे हो। ये किस किस्म का विकास है? कलेक्ट्रेट बनाने के लिए आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि जमीन से संबंधित काम में ज्यादा गड़बड़ी हो रही है रीवा में। जमीन से संबंधित, या यूं कहिए जमीन से संबंधित कार्य ही हो रहा। भाई राजेंद्र जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मेरे को सोशल मीडिया के मार्फत या किसी भी तरीके से आप मुझे एक ऐसी पोस्ट फोटो दिखा दीजिए कि उन्होंने किसी ग्रामीण क्षेत्र के किसी अस्पताल का निरीक्षण किया हो। आज तक वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। आज सतना में आप देखिए, ब्लड की जांच करे बिना ब्लड दे दिया गया और 6 लोगों की डेथ हो गई। हाँ, वो तो बहुत ही। आज आप देखिए कि नकली कफ सिरप के कारण 24 बच्चों की डेथ हो गई। आज रीवा मेडिकल कॉलेज में, संजय गांधी हॉस्पिटल में आग लग रही है। राजेंद्र शुक्ला जी हमारे अगर स्वास्थ्य मंत्री हैं तो कभी कभी अस्पताल भी जाना चाहिए। केवल कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए तो पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स है ना सरकार के पास, हाउसिंग बोर्ड, उसके तो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं। अब कंस्ट्रक्शन आप भी तो करते हैं, तो अब पूरा कंस्ट्रक्शन वो कर लेंगे, थोड़ा विरोध तो होगा। नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन तो अपने जीविकोपार्जन के लिए करता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ और अस्पताल चला नहीं सकता। अब कपड़े की दुकान खोलूंगा नहीं, तो मैं तो इंजीनियर हूँ, तो अपना कंस्ट्रक्शन का काम करता रहता हूँ। ऐसा। अभी सिंगरौली गए थे आप, वहाँ पेड़ वेड़ कटने का खूब विरोध किया है। क्या क्या पूरा इशू है? विपक्ष की आवाज ये भी आना चाहिए। देखिए, सिंगरौली में थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंड में, हजारों एकड़ लैंड में आपने अडानी जी को कोल के लिए अलॉट किया और उनको जो परमिशंस दी गई थी वो अंडरग्राउंड माइनिंग की दी गई। अंडरग्राउंड माइनिंग की परमिशन देने के पीछे सोच क्या थी कि फॉरेस्ट डिस्टर्ब नहीं हो, आप नीचे नीचे माइनिंग कर लीजिए कोल की। इन्होंने वहां ओपन कास्ट माइन शुरू कर दी, हजारों की संख्या में पेड़ काटना शुरू कर दिए। आप सोचिए कि एक पेड़ को, जंगल के पेड़ को बड़े होने में कितना समय लगता है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है हमारे जीवन में। आज दुनिया भर में लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, पूरा विश्व इसके लिए परेशान है। हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मोबिलाइज करने के लिए आपने पूरे पूरे फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कर दिया। ये सब क्रिमिनल ऑफेंस है। इसको क्रिमिनली इन लोगों को प्रोसिक्यूट करना चाहिए जो लोग इस किस्म के काम करते हैं। आपने पूरी जंगल के जंगल कट रहे, मैं तो देख के आ रहा हूं, छावनी बना हुआ है वहां पुलिस प्रोटेक्शन में। मैं भी कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, मेरे यहां तो 100 पुलिस वाले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, तो वहां 1000 पुलिस क्यों पड़ी हुई है? अगर वो आप लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए। विरोध क्या कर रहे हैं हम उसमें? हम तो ये कह रहे हैं कि जंगल मत काटो, तो आप पुलिस के प्रोटेक्शन में काटोगे? पुलिस के प्रोटेक्शन में पेड़ लगाना एक बार समझ में आता है, पुलिस के प्रोटेक्शन में पेड़ काटना। परमिशन तो सरकार ने ही दी होगी।
सरकार ने परमिशन नहीं दी। सरकार ने तो उसका टेंडर आप देख लो, उसमें लिखा हुआ है अंडरग्राउंड माइंस के लिए। तब तो पूरा विपक्ष सिंगरौली में होना चाहिए मुझे लगता है, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आपके तमाम तो विधायक गया ही था जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, जयवर्धन सिंह जी, हिना कांवरे जी, विक्रांत भूरिया जी, पूरा डेलीगेशन गया था। अच्छा, हम तो जा रहे थे वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, तो जाने नहीं दे रहे थे अंदर, परमिशन नहीं दे रहे थे। और वहां तो विस्तार की टीम को जाके देखना चाहिए। अरे हमारी टीम गई है भाई, हमारे यहाँ चली है, पूरी खबर चली है, लाइव चला है आपका, पूरा प्रोटेस्ट लाइव चला है। देखा है विस्तार न्यूज की टीम गई है, पूरा लाइव चला है। हाँ, आप कहाँ से हैं? माइक देना जरा उनके को। सिंगरौली के रिपोर्टर हैं क्या ये? थोड़ा स्पष्टीकरण दिया जाए, विपक्ष को भी अब सवाल का सारे जवाब देना चाहिए। सर क्या मैं क्या खुद दिखाया जरा मौके में बताइए। गया था और करीब 6 घंटे में वहां था। रात में मैं 10 बजे लौटा हूं, जब आपके जीतू पटवारी और सभी नेतागण वहां से रवाना हो गए हैं। और विस्तार न्यूज में करीब 3 मिनट 27 सेकंड बड़ी अच्छी से खबर चली है। हाँ, मैंने देखी है। हाँ, आपने क्या देखा वहां? नहीं वो तो सच्चाई है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि वहां मुझे भी प्रतिबंधित है जाने के लिए। मैं तो वो कलेक्टर से बोला, एसपी से बोला कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे तो करने दीजिए। तो वो बोले कि नहीं, वो तो देखिए लड़ाई मीडिया भी लड़ रहा है। तो देखिए, प्रेस की आजादी खतरे में है। हाँ, नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन वो 3 मिनट 27 सेकंड में काम कर गया है। लेकिन अब आप कह रहे हैं तो उसकी एक ग्राउंड विस्तृत रिपोर्ट भी हम लोग उसको जरूर करवाएंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि समय की पाबंदी है और बार बार मेरे पीसीआर और तमाम लोग के साथी कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा इस बातचीत को विराम दिया जाए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब आपसे बातचीत होती है तो समय कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार के इस मंच पर आकर तमाम सवाल जो सरकार पर उठाने चाहिए आपने विस्तार न्यूज़ के माध्यम से उठाए हैं। और राजेंद्र शुक्ल जी को मैं बताऊंगा कि आप बोले हैं कि संतुष्ट नहीं है काम से। लेकिन मेरे को बार बार लोग कहते हैं कि तुम कितना भी लड़वा लो, वो दोनों हैं बहुत घनिष्ठ मित्र। नहीं, देखिए, मैं और राजेंद्र शुक्ला मित्र नहीं रहे कभी। मित्र कभी रहे हैं? नहीं रहे। उसका एक कारण है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में उनसे 1 साल सीनियर था। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम लोग अपोजिट पैनल से इलेक्शंस लड़ते थे। मैं भी प्रेसिडेंट था, राजेंद्र शुक्ला भी प्रेसिडेंट थे। और हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का तब माहौल रहा करता था, तो हमें अपने से एक बैच जूनियर स्टूडेंट से कोई दोस्ती वोस्ती करने का शौक नहीं था। फिर इसके बाद हम अपने काम धाम में लग गए, वो अपने काम धाम में लग गए। विचारधारा शुरू से ही हम लोग तो की ये जो अलग थी। राजनीतिक जानकार इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि भाई साहब ये दोनों में बहुत जमती है, तो ये सब गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं अगर ये कह रहे हैं कि जमती है। देखिए, राजेंद्र शुक्ला और अगर मेरी जमती, तो मैं कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हूं, तो मैं कौन सा सरकारी काम कभी करता हूं? कोई सरकारी काम नहीं करता। तो विपक्ष में भी तो हैं आप, विपक्ष में हूं। इतना सार्वजनिक नहीं जमाना है। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई भी ऐसा काम मैं नहीं करता कि मुझे किसी राजनेता की जरूरत पड़े, कभी भी। मेरा काम सीधा साधा है, जमीन ले लो, उसमें घर बना दो ईमानदारी से और लोगों को बेच दो। इसीलिए आप जमीन वाले मसले पर सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। खैर, नहीं, बहुत जानकारी रखता हूँ इसलिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और विस्तार न्यूज़ का ये मंच इसी तरह से सस्ता रहेगा हर साल। पिछली बार आप आए थे तो देखा होगा आपने कि अब थोड़ा इसका दायरा बढ़ा है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और गिरीश गौतम जी से आज हमने वादा भी किया है कि हम धीरे धीरे गांव कस्बों में भी पहुंचेंगे। तो आपका सहयोग बना रहे और इसी तरह से आप आते रहें, अपनी बात कहते रहें। विस्तार न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विस्तार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मैं चाहूंगा कि प्लीज आप मंच पर बने रहें। मोमेंटो देकर माननीय शर्मा जी का स्वागत। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी हमारे बीच वक्त निकाल कर आए। आदरणीय ज्ञानेंद्र सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। इतना शानदार सेशन रहा, हर सवाल का जवाब मिला और बड़े बखूबी अंदाज में उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। तो तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।